यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर के, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है, सोवियत संघ से है, जर्मनी से है, फ्रांस से है। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध है सोवियत संघ से। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, मुक्त अर्थात खुले द्वार नीति का संबंध किस देश से था? चीन से, दक्षिण कोरिया से, जापान से, अमेरिका से। तो खुले द्वार नीति का संबंध मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका से था। घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों चीन देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। ठीक है। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे? कॉफी अन्नान, यू थॉन्ट, बुतरस घाली, डेग हेमरशोल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, परमाणु अप्रसार संधि NPT पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1963, 1995, 1966, 1968। तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1968 में। इसके बाद 6 नंबर है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? व्यापार, मजदूरी, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन है खेती। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारक है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, निर्वनीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है। तो यानी घा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, ये गलत है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, ये भी गलत है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी व्यापारिक जुड़ाव से है, यहाँ पर घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? कांग्रेस पार्टी का। घा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो उत्तर आपको एक सेंटेंस में यानी 10 वाक्य में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन को शीत युद्ध के अंत का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। यानी बर्लिन की दीवार गिरना और सोवियत संघ का विघटन को शीत युद्ध के अंत का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 में।
और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। ठीक है। यूरोपीय संघ के किन्हीं दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं? यानी यूरोपीय संघ के किन दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो यूरोपीय संघ के फ्रांस और ब्रिटेन दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम, मालदीव और भूटान। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश मालदीव और भूटान। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर फैलने वाले किन्हीं दो महामारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? तो लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक 1972 में क्लब ऑफ रोम के लिए डोनेला मीडोज के नेतृत्व में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा लिखी गई और प्रकाशित की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 170 हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शामिल थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बताइए। तो भारत में नियोजन के दो मुख्य उद्देश्य हैं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसके बाद है, गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्षता से अभिप्राय किसी शक्ति गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति अपनाना है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा किसने की थी? तो 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? 2 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ की स्थापना मुख्यतः 2 कारणों से हुई। पहला कारण था मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप के देशों के बीच शांति, एकता और सहयोग बनाए रखना ताकि युद्धों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी युद्ध फिर से ना हो। दूसरा कारण था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए साझा व्यापार एवं समान नीतियों के माध्यम से सामूहिक प्रगति सुनिश्चित करना। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में मुख्य बाधक सैन्य हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक और नस्लीय मतभेद, आर्थिक असमानता और स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव जैसे कारक हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, शीत युद्ध के पश्चात ऐसे 2 मुख्य वैश्विक बदलावों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता को जन्म दिया। तो इसका आंसर देखेंगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के पतन से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदला और महाशक्तियों के समीकरण में सुधार की आवश्यकता पड़ी। साथ ही आतंकवाद, गृह युद्ध और नरसंहार जैसी नई वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन जैसे गैर पारंपरिक खतरों ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में इस नई वास्तविकता से निपटने के लिए सुधारों की मांग की। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे संचार, परिवहन और व्यापार में क्रांति आई है। भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों और देशों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ाया है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, किस राजनीतिक दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और इसके पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। जनसंघ का मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही देश आधुनिक, प्रगतिशील और सशक्त बन सकता है। भाजपा भी एक राष्ट्र, एक लोग और एक संस्कृति की अवधारणा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित किन्हीं दो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, यानी राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। 27 नंबर है दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको आप तैयार करेंगे। 28 नंबर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक वर्षों के दौरान कांग्रेस दल के प्रभुत्व की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29 नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। फिर 13 नंबर प्रश्न है पूर्वी भारत में चलाए गए अधिकांश आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति है, समीक्षा कीजिए। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 31 नंबर है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 8 अंक का है। अथवा भारत एवं चीन के बीच आपसी संबंधों के प्रमुख विवादों का पहचान करें, तो अथवा करके 2 दिया हुआ है, चाहे आप पहला वाला करिए चाहे इस वाला करिए, ठीक है। इसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। अथवा स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों, सेम है, तो अथवा करके 2 देता है, आपको 1 करना रहता है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।